इंग्लिश गुरु चैनल में एक बार फिर सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक कक्षा 8 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पहला अध्याय भारतीय संविधान, ये हमने लिया है। भारतीय संविधान बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी नॉलेज के हिसाब से भी, क्योंकि एक भारतीय होने के नाते अपने संविधान के विषय में जानकारी होना हमारा पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है। अगर हम किसी देश में रहते हैं तो हमें वहाँ के नियम और कानूनों का पता होना चाहिए। क्या हमारे अधिकार हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं, ये सब भारतीय संविधान में लिखे गए हैं। संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है बच्चों, जिसमें किसी भी देश पर शासन करने के लिए नियम और कानून लिखे होते हैं। और किसी भी लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा और बहुतों ने खेला भी होगा। जैसा कि इसके नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है कि यह खेल पैरों से संबंधित है। फुटबॉल का एक यह नियम है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाहाँ से नहीं छू सकता, यानी आप उस गेंद को अपनी बाजू से टच नहीं कर सकते। अगर किसी खिलाड़ी की बाहाँ गेंद को छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा, क्योंकि फुट का मतलब है पैर और पैरों से ही आपने ये गेम खेलना होता है। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ तय नियम होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं। मूलभूत नियम मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स, जो कि लिखे होते हैं और उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फ़र्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं। वहाँ नियमों को आम सहमति मतलब सबकी राय ली जाती है। जब कोई नियम बनाया जाता है, यदि सब उसके बारे में सहमत होते हैं तो वो नियम लागू हो जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। तो बच्चों, ये आप अंडरलाइन करेंगे कि संविधान क्या है। जिस दस्तावेज में हमें नियम मिलते हैं, कौन से नियम, जो आम सहमति से तय किए जाते हैं और अलग अलग समुदायों के लिए बनते हैं, लेकिन सब एक साथ रह रहे होते हैं। तो ये आधुनिक देशों में ये सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है और जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। ठीक है बच्चों, कक्षा 6 और 7 में भी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी ये सवाल आपके भीतर पैदा हुआ कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया या उसे किसने लिखा था? इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर भी दिया जाएगा। तो ये आपकी जो किताब है, सबसे पहले इसमें आपको बताया गया है कि किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये सब लोग बैठकर देखिए। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान ज़रूर होगा, पर उससे पहले हम ये जो चित्र है ये डिस्कस करते हैं। बगल में दिए गए चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। ये देखिए बच्चों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ये सभा को
संबोधित कर रहे हैं और क्या डिस्कस कर रहे हैं। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। अधिकृत मतलब जो लीगली सबके लिए बनाई गई थी। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। पृष्ठ 2 पर दिए गए चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया था। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया था। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। तो आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान ज़रूर होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो या कैसा होगा। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हों। तो संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके ज़रिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। अब बच्चों, ये 2 यहाँ पे चित्र दिए गए हैं। ये नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जनसंघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 यानी 12 साल तक कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। अमन चैन मतलब शांति, और लोकतंत्र क्या होता है? जिसमें लोगों द्वारा लोगों के लिए चुनी हुई सरकार होती है। लोग अपना प्रतिनिधि वोट देकर चुनते हैं, वो लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र के लिए चल रहा ये जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया। रियायतें मतलब कुछ छूट दी गई थी, लोगों ने उन्हें नामंजूर कर दिया कि हमें ये छूट नहीं चाहिए। और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य ये ऊपर के चित्रों में दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। इन्हें नेपाल में लोकतंत्र बहाल करना है। इन बातों का क्या मतलब है, ये समझने के लिए आइए 2 बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है।
समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल ये उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका कारण ये है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था। राजतंत्र मतलब वहाँ एक राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशकों से, दशक मतलब 10 साल होता है, तो वे कई सालों से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ते रहे थे। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। अब दूसरा उद्देश्य संविधान का क्या है? देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं, मतलब अपनी मनमानी कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। यदि आपको लगता है कि आपकी जो सरकार है वो अपने या नेता हैं वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो आप उनसे बचाव के लिए जो उपाय हैं वो संविधान में लिखित रूप में हैं। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। अब इसका एक उदाहरण हम क्लासरूम के एक उदाहरण से देखेंगे। आप ये देखिए, यहाँ पे आपको ये दी गई है एक पिक्चर। इसमें सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है। ये देख लीजिए, ये सुरेश है। वह दबंग किस्म का लड़का है। दबंग मतलब जो किसी से डरता नहीं है, सबसे पंगे लेता है। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती हैं। वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती है। सुरेश मौके का फ़ायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है। अब अनिल देखिए, अनिल को बोल रहा है, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ। तो अनिल बोल रहा है, लेकिन मैंने किया क्या है? अब जब श्रीमती राव अपने काम से वापस आती हैं कक्षा में, तो सुरेश उनके पास शिकायत करता है। वो बोलता है, जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। अब मैम जो है श्रीमती राव, वो अनिल को डांट रही हैं, बोल रही हैं, अनिल आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा। तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। अब अनिल अपनी सफाई दे रहा है कि लेकिन मैडम मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और यहाँ देखो, ये सुरेश मुस्कुरा रहा है। अब इसमें कुछ एक क्वेश्चन है कि मॉनिटर अपनी शक्ति का किस तरह दुरुपयोग कर रहा है। नीचे दी गई किस परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग का दोषी कहा जाएगा? जब वह ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय की किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है। पर उससे पहले हम ये देखते हैं कि मॉनिटर अपनी शक्ति का किस तरह दुरुपयोग कर रहा है। वो झूठ बोल रहा है, मैडम के पास शिकायत कर रहा है कि अनिल ने क्लास में शोर मचाया। तो अब मैडम को क्या करना चाहिए था? उन्हें
सिर्फ सुरेश की बात पर ध्यान, मतलब उसी की बात को नहीं सुनना चाहिए था। उन्हें कक्षा में बाकी बच्चों से भी पूछना चाहिए था कि क्या वास्तव में अनिल शोर कर रहा था या नहीं। और अगर सारे बच्चे बोलते कि हाँ शोर कर रहा था तो उसके लिए पनिशमेंट ठीक थी। लेकिन अगर बच्चे ये बोलते कि नहीं अनिल शोर नहीं कर रहा था, सुरेश ने उसकी झूठी शिकायत की है, तो फिर मैम को उन सुरेश के लिए कोई सज़ा का प्रावधान करना चाहिए था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मॉनिटर जो है वो अपनी दी हुई पावर का मिसयूज़ कर रहा है। दूसरे में, नीचे दी गई किस परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग का दोषी कहा जाएगा? नंबर 1, जब वह ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय की किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है। तो ये तो उसमें तो वो सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि तकनीकी कारण हैं, ठोस हैं, और वो परियोजना हो सकता है मंत्रालय के लिए ठीक ना हो। दूसरा, जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है। और तीसरा, जब वह थाने में फ़ोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसके किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ FIR दर्ज ना की जाए। तो बच्चों, अब आप सोच सकते हो कि इसमें कौन से 2 ऐसे सेंटेंसेस हैं जहां आपको नज़र आ रहा है कि मंत्री जी अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और उन्हें इसका दोषी कहा जाएगा। तो इसमें ख और ग दोनों में आप पढ़कर बता सकते हैं कि इन दोनों में वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। अपने पड़ोसी को सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने की धमकी देना और थाने में फ़ोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालना कि उनके किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ FIR दर्ज ना की जाए। तो यहाँ पे दोनों ही हालात में साफ साफ नज़र आ रहा है कि मंत्री जी अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। सत्ता मीन्स पावर। तो लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। क्या आपको कक्षा 7 की पुस्तक में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभवों की कुछ याद है? उस अध्याय में बताया गया था कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। वहाँ आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। समानता मीन्स इक्वालिटी। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। अब हम पढ़ते हैं कि लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। अब नीचे एक चित्रकथा पट में कक्षा के भीतर की एक घटना के आधार पर इस बात को आपको समझाया गया है। अब देखिए, खेलों की घंटी शुरू होने वाली है तो लड़कियां बोलती हैं चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं। तो लड़के बोलते हैं नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। तो इनमें बहस हो जाती है। फिर शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। तो लड़के उसमें जीत जाते हैं क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है, लड़के ज़्यादा हैं क्लास में। तो लड़के हंस रहे हैं, कहते हैं हा 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 हम जीत गए, हम जीत गए। और लड़कियों को फिर अपनी जो मन मार के रहना पड़ा क्योंकि उनकी मनपसंद खेल का आज भी वो नहीं खेल पाएंगी। क्यों? वो कह रही हैं कि ये तो होना ही था, लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा है। अब लड़कियां बोल रही हैं हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। तो इससे आपको क्या समझ आया बच्चों कि अगर किसी बात के पक्ष में ज़्यादा लोग अपना वोट देते हैं तो वही बात फिर मानी जाती है। अब लड़कियां कह रही हैं मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए। अब उपरोक्त चित्रकथा पट में कौन लोग अल्पसंख्या में हैं? अल्पसंख्या मतलब कम संख्या में। कौन है? लड़कियां।
बहुसंख्यक गुट द्वारा लिए गए फैसलों से यह अल्पसंख्यक गुट किस तरह दबाया जा रहा है, क्योंकि जो बहुसंख्यक मतलब संख्या में जो ज़्यादा हैं यानी कि लड़के, वो हमेशा अपनी मनपसंद गेम को ही खेलने के लिए बढ़ावा देते हैं। वो हमेशा क्रिकेट ही खेलना चाहते हैं और इस वजह से लड़कियां जो हैं अपना खेल जो हैं वो नहीं खेल पाती हैं। तो इस तरह से वो उनको दबा कर रखते हैं। तो ऐसे ही जो हालात हैं बच्चों, वो लोकतांत्रिक समाज में भी पैदा हो सकते हैं, जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है। जैसा कि इस चित्रकथा पट से पता चलता है, बहुमत की निरंकुशता का खतरा, निरंकुशता मतलब जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, जिस पर कोई रोक ना हो, तो इसका खतरा, अब बहुमत की निरंकुशता का मतलब है कि लोग अपनी संख्या ज़्यादा होने के आधार पर हमेशा अपने हिसाब से नियम कानून बना सकते हैं। तो इससे उनके ऊपर जो कोई भी अंकुश नहीं रहता और वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। तो ऐसा खतरा समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध हैं। यानी जो संख्या में ज़्यादा लोग हैं उनको जो चीज़ें आमतौर पर मिल रही हैं, ऐसा ना हो कि संख्या में जो कम लोग हैं उन्हें ना मिले। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल देखा कि संख्या में ज़्यादा हैं लड़के तो उन्हें हमेशा क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है, और लड़कियां कम हैं तो उन्हें अपनी बास्केटबॉल खेलने का मौका नहीं मिलता। तो ये तो एक गेम का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, लेकिन असल में समाज में कानून नियम जो बनते हैं वो भी सबको ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि अल्पसंख्यकों को कोई चीज़ ना मिले जो बहुसंख्यकों के लिए उपलब्ध हैं या उनको कोई नुकसान हो। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। ये दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक या इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंतः सामुदायिक या इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। ताकि मतलब जैसे एक ही कम्युनिटी है, उसमें भी कोई अगर पावरफुल है तो वो अपने से कमज़ोर लोगों को मनमाने ढंग से उनके साथ दबाव ना बनाए उन पर किसी बात का। इस चीज़ का ख्याल रखना भी संविधान में लिखा गया है। संविधान क्यों होना चाहिए? इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। ये बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है, लेकिन असल में इसका मतलब ये है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। अब एक और आपको चित्रकथा पट दी गई है, देखिए। शबनम दुविधा में है, उसे कुछ तय करना है। क्या तय करना है? वो सोच रही है, कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है, मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती। पर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊँगी। अब उसके मम्मी उससे पूछ रहे हैं, शबनम तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? अब शबनम बोलेगी, मुझे ये टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन ज़रूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है, अगर आज की रात कोई भी टीवी ना देखे तो तब शायद मेरा भी मन नहीं लल जाएगा। तो उसके घर वालों ने उसकी बात को मान लिया, और अब वो देखिए जब उसका टेस्ट हो रहा है तो वो सोच रही है, अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा, उन आखिरी 2 अध्यायों में से इतने सारे सवाल आए हैं। तो संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए या ठीक करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए।
इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे तौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। आपने बच्चों हिटलर का नाम सुना होगा। तानाशाही में एक ही व्यक्ति का शासन हो जाता है और जो उसका मन करता है वो देश को उसी हिसाब से अपने कानून बनाकर वैसे ही चलाता है। और दूसरा होता है फौजी शासन। उसमें भी आपकी जो स्वतंत्रता है वो खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि कुछ नियम कानून होते हैं जो फौजी शासन के दौरान हमें मानने ही पड़ते हैं। तो ये दोनों ही हालात ठीक नहीं होते हैं, ना तो तानाशाही शासन ठीक है और ना ही फौजी शासन। तो कई बार हम बिना सोचे समझे ऐसा सोचने लग जाते हैं कि ऐसा कर लेना चाहिए, लेकिन लंबे समय में उसके क्या परिणाम हैं वो हमें सोचना चाहिए। तो संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से रोकता है और उन सिद्धांतों को कायम करने में हेल्प करता है जिन पर देश आस्था रखता है। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। उन्माद मीन्स पागलपन से। ये ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके ज़रिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। इस चर्चा से आप समझ जाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आप ये सोचिए, शबनम इस बात पर क्यों खुश हो रही है कि उसने टीवी नहीं देखा। ऐसी स्थिति में आप क्या करते? वो इसलिए खुश हो रही है क्योंकि उसने वो अपना जो समय टीवी देखने में लगाना था वो उसने बचाकर उसमें पढ़ाई की और उससे ये फ़ायदा मिला कि उसके पढ़े हुए सारे प्रश्न जो हैं वो उसके टेस्ट में आ गए और अब उसके नंबर अच्छे आएंगे। ऐसी स्थिति में आप क्या करते? तो आपको भी वही करना चाहिए जो आपके लिए ठीक हो, क्योंकि टीवी के प्रोग्राम तो बच्चों चलते रहते हैं, वो तो रिपीट हो जाते हैं, लेकिन जो समय आपको पढ़ाई का है वो आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में हम इसका अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा। तो अगर आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। अगले वीडियो के साथ जल्दी ही आपके सामने हाजिर होती हूँ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।